हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एसी जनरेटर को छोड़ करके जो भी टॉपिक था, कंटेंट था, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, इसमें ज़रूर एक अलग से पोर्शन है एलआर सर्किट, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन 12th में नहीं आता है, उसका भी मैं पूरा प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग जितना भी थियोरेटिकल कंसेप्ट सीखे, फैराडे लॉ से लेकर मोशनल ईएमएफ, एवरेज ईएमएफ, या जो भी आगे हम लोग जो कुछ भी सीखे हैं, वो सारे का बारी बारी से अप्लीकेशन करना सीखें। देखिए, ये जो चैप्टर है थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना बड़ा हो या ना हो, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इसमें बहुत ज़्यादा है, तो हम लोगों को उस सब पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ठीक है, आइए। ये क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज कंडक्टिंग लूप। ठीक ना, एक कंडक्टिंग लूप के थ्रू जो फ्लक्स दिया हुआ उसका इक्वेशन है, ए बी सी का वैल्यू दे दिया है और कह रहा फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना। तो आप तो जानते हैं फैराडे लॉ से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो माइनस d∅dt करते हैं, या आपको तो मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधे जो है आप इसका मॉड ले लें और डायरेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करें, माइनस से कोई मतलब यहाँ मत रखें। तो ये t² का डिफ्रेंशिएशन 2t, t का डिफ्रेंशिएशन 1 और c कांस्टेंट है 0, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया जी? 2AT प्लस b। अब आपको सिंपली वैल्यू रखना है, ए की जगह क्या लिखें? 0.20। टाइम पोर्शन में दे दिया है 2 सेकेंड पर ईएमएफ बतलाएं, तो t के जगह 2 लिख दिए और b के जगह क्या लिखें? तो 0.40। अब देखिए कितना आ गया, 2 × 2 4 × 0.2 0.8 हो गया प्लस 0.4, यही ना, यानी कि 1.2 वोल्ट। यही तो आंसर है ना। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलिए नोट करें इसको। हाँ जी, देखेंगे एक क्वेश्चन है जो देखने में थोड़ा आपको टफ लगता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आप ट्राई करते हैं तो दिक्कत में पड़ जाते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या किया है ना, मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का ग्राफ दे दिया और टाइम जो है मिली सेकेंड में, 0 से 10 मिली सेकेंड तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसे कर्व है, फिर कर्व है, फिर स्ट्रेट लाइन। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड वगैरह वेरी कर रहा, बदल रहा टाइम के साथ। क्वेश्चन में कह रहा है कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर is placed in a region where magnetic field varies with time। ठीक ना, और ये ग्राफ से आपको पता लगाना है फील्ड अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टिंग लूप, मतलब कि जिस कंडक्टिंग लूप का एरिया इतना है, मैग्नेटिक फील्ड उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब चाहे आउटवर्ड ले लो या इनवर्ड ले लो, मर्जी है। मान लो हम इनवर्ड ही ले लिए, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रत्येक 10 मिली सेकेंड में एवरेज ईएमएफ बतलाएं। ठीक ना, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के, फाइंड एवरेज ईएमएफ इन ईच 10 मिली सेकेंड, मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 मिली सेकेंड में एवरेज। इसी में आगे पूछा जा रहा है, इन विच पार्ट ऑफ ग्राफ
EMF इज वेरिएबल। ठीक, आइए इस पे काम करते हैं। देखो जी, फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। फॉर 0 to 10 मिली सेकेंड। तो देखो टाइम जब 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, टाइम 10 हुआ तो फील्ड बढ़ गया, तो इनिशियल फ्लक्स तो 0 हो गया। फाइनल फ्लक्स क्या लिखें? तो देखो जी, बी डॉट एरिया, तो बी अंदर है और एरिया किधर लें? बाहर ले कि अंदर लें? तो वैसे तो मर्जी बाहर अंदर कुछ भी ले लो, उससे जो है रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ अंदर लेना चाहिए था बाहर ले लिए तो एक माइनस साइन का केवल फर्क आएगा, और EMF तो माइनस में बोला नहीं, इसलिए बहुत दिमाग लगाना नहीं। लेकिन फिर भी अगर स्टैंडर्ड कन्वेंशन से बनाएं तो स्टैंडर्ड कन्वेंशन से इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तब हम लोग ऐसे बोलेंगे कि देखो जी, मैग्नेटिक फील्ड 0 से बढ़ करके इतना हो गया, यानी फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो इसमें ऐसा करंट का फ्लो होगा जो पहले से मौजूद फील्ड है उसको विरोध करेगा, यानी करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एरिया वेक्टर किधर हो गया? बाहर। तो फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर बाहर, तो फ्लक्स हो गया माइनस BA cos 180। पूछा गया एवरेज EMF क्या होगा? तो बोलेंगे फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाई टाइम। फाइनल फ्लक्स माइनस BA, इनिशियल 0 बाई टाइम, यानी एवरेज EMF क्या हो गया? BA बाई T। इसमें कौन बुद्धि लगाना है? B का वैल्यू जो है आपको मालूम है 0.01 हुआ, ठीक ना? ऐसा कर लीजिए, इसको B1 बोल दे रहे हैं यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ B2 बोल दे रहे हैं, तो बोलेंगे क्या? B1 इंटू है, और एरिया मालूम है आपको 2 इंटू 10⁻³ और टाइम है 10 मिली सेकेंड। 10⁻³ गायब हो गया, तो देखिए तो एवरेज EMF क्या हो गया? तो 0.02 डिवाइडेड बाई 10, यानी 0.002 वोल्ट। बस, और क्या आंसर है ना? आसान, 0.002 वोल्ट हो गया। चलिए यहाँ तक तो हम लोग सीख लिए, लेकिन अब इसी क्वेश्चन में कहेगा 10 से 20 के लिए बतलाइए। फॉर 10 मिली सेकेंड टू 20 मिली सेकेंड। तो देखो फिर हम लोग वही बात बोलेंगे, इनिशियल फ्लक्स कितना? तो बोलेंगे भाई इनिशियल फ्लक्स तो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B1 है, एरिया A है, ठीक है, आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर बाहर लेना है, तो इनिशियल फ्लक्स माइनस B1 है, फाइनल फ्लक्स हो जाएगा माइनस B2 है, और एवरेज EMF का फॉर्मूला क्या होता है? तो माइनस फाइनल फ्लक्स, तो फाइनल फ्लक्स माइनस B2 है, माइनस इनिशियल फ्लक्स माइनस B1 है, डिवाइडेड बाई टाइम। देख लीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो यहाँ भी माइनस है, तो सीधे लिख रहे हैं B2 माइनस B1 इंटू A बाई टाइम। बस आंसर हो गया। देख लो, B2 B1 मालूम है, ही रख दो, है ना? इसी तरह से हमको 20 से 30 के लिए काम करना होगा, तो इनिशियल हमको बोलना पड़ेगा B2 है, अब फाइनल बोलना पड़ेगा B1 है, फिर टाइम 10 मिली सेकेंड से डिवाइड करेंगे। 30 से 40 के लिए बात करना पड़ेगा, तो इनिशियल B1 है बोलना पड़ेगा और फाइनल हमको 0 बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो उसी तरह से इसका काम करेंगे क्या फर्स्ट पार्ट को, कि इसको भी कंप्लीट करें? अच्छा चलिए, इसका भी एक पार्ट और कंप्लीट करते हैं। चलिए पहले नोट करें। हाँ जी, अब हम लोग देखते हैं फॉर 20 to 30 मिली सेकेंड। तो देखो 20 से 30 में फील्ड घट रहा है ना, फील्ड घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, और फ्लक्स घटेगा
तो करंट इसमें ऐसा होगा कि सपोर्ट करंट क्लॉकवाइज यानी एरिया वेक्टर अंदर लेना पड़ेगा। तो इनिशियल फ्लक्स जब लिखेंगे तो टाइम जब 20 है तो इनिशियल फ्लक्स V2 भी अंदर, एरिया भी अंदर, तो V2 है। फाइनल फ्लक्स हो गया V1 है, क्योंकि यहाँ पहुँचेंगे 30 मिली सेकेंड पर तो मैग्नेटिक फील्ड V1 हो गया। और एवरेज EMF क्या होता है जी, तो फाइनल फ्लक्स तो V1 है माइनस V2 है डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि V2 माइनस V1 मालूम आपको है 0.03, V1 मालूम है 0.01 और टाइम मालूम है 10 मिली सेकेंड। और एरिया कितना दिया हुआ है जी, तो 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, इतना वोल्ट आंसर हो गया। अब ये वाला तो आप काम कर लीजिएगा इसी तरह से। इनिशियल हो गया V1 है, फाइनल हो गया 0। अब चलिए क्वेश्चन के बी पार्ट में कह रहा है इन विच पार्ट EMF इज वेरिएबल। देखो EMF क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पे फ्लक्स को -BA लिखो चाहे BA लिखो, मैग्नीट्यूड से हमको मतलब है। देखो तो इसको हम लोग एरिया तो बदल नहीं रहा, फील्ड बदल रहा, A × dB/dt लिखें क्या, EMF हो गया A × dB/dt। एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, अगर dB/dt कांस्टेंट होगा तो EMF भी कांस्टेंट होगा, dB/dt वेरिएबल होगा तो EMF वेरिएबल होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया तो dB/dt कांस्टेंट है, यानी 0 से 10 और 30 से 40, 0 से 10 मिली सेकेंड एंड 30 to 40 मिली सेकेंड, dB/dt कांस्टेंट, यानी कि EMF जो है वो कांस्टेंट। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका स्लोप कांस्टेंट होता है, जैसे इधर y होता है इधर x, तो dy/dx कांस्टेंट होता है। अगर b है और इधर t तो dB/dt को। लेकिन जब ग्राफ कर्व होता है तो उसका स्लोप वेरिएबल होता है, तो बोलेंगे कि फॉर 10 to 20 या सीधे 10 to 30 मिली सेकेंड, 30 मिली सेकेंड dB/dt is variable, hence EMF is variable। चलिए इसको भी नोट कर लें। हाँ जी, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक स्क्वायर जो है शेप का कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न और लेंथ दे दिया गया। नंबर ऑफ टर्न 50 है और लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अपना मीटर में बदल लें, 0.5 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। अभी ये लूप जो है इस फील्ड में, ये कॉइल इस फील्ड में रखा हुआ कॉपर का बना हुआ कॉइल है। अब कह रहा है इस कॉइल को हम क्या किए, फील्ड से बाहर निकालें। कितने टाइम में, 0.25 सेकंड में फील्ड से बाहर निकाल दिए। और फिर क्या किए, अगले 0.25 सेकंड में फिर से यहीं लाके रख दिए। तो कह रहा ये बतलाओ एवरेज EMF क्या होगा फर्स्ट 0.25 सेकंड में। मतलब जब इसको हम रिमूवल किए, फील्ड से बाहर निकाले और फील्ड में इसको वापस ला दिए, यानी ड्यूरिंग इट्स रीस्टोरेशन वापस फिर से ला दिए, तब एवरेज EMF क्या होगा। और थर्ड पार्ट में कह रहा इट्स मोशन, मतलब कि यहाँ से बाहर निकला फिर यहीं आ गया, तो टोटल टाइम में एवरेज EMF क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा।
तो ध्यान से देखें, अगर क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखें तो सोचो, पहले फील्ड में था, अब बाहर चला गया, तो बोलो फ्लक्स बढ़ गया कि घट गया? तो जाहिर है पहले फ्लक्स था, अब तो फील्ड से बाहर आ गया, फ्लक्स जीरो हो गया, यानी घट गया फ्लक्स। फ्लक्स घटेगा तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो सपोर्ट करना चाहेगा, यानी करंट क्लॉकवाइज। तो फील्ड अंदर, एरिया वेक्टर भी रूल के अनुसार अंदर लेना चाहिए। तो बोलेंगे इनिशियल फ्लक्स बी भी अंदर, एरिया भी अंदर, तो बी है। फाइनल फ्लक्स तो जीरो। अब जो है एवरेज ईएमएफ, तो रूल के अनुसार आगे माइनस लग जाता, डिवाइडेड बाई टाइम। फाइनल फ्लक्स जीरो, इनिशियल बी ए डिवाइडेड बाई टाइम, यानी आंसर हो गया बी ए बाई टी। देख लो, बी मालूम, एरिया मालूम, टाइम मालूम, एवरेज ईएमएफ निकल गया क्या? है ना, सब वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ और, नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी n से मल्टीप्लाई कर दो। तो एवरेज ईएमएफ क्या आ गया? B के जगह क्या पुट करें बोलो? 1 टेस्ला। एरिया क्या लिखें जी? तो एरिया तो मालूम है, स्क्वायर है L स्क्वायर, और L कितना है? 0.5 स्क्वायर, यानी एरिया हो गया 0.25 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हो गया 0.25। नंबर ऑफ टर्न्स कितना? 50। और टाइम कितना? तो 0.25, है ना, बस बतला दो, 50 वोल्ट आ गया क्या? एवरेज ईएमएफ निकल गया। क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है इसको फिर से वापस यहीं ला दिए। तो सोचो, यहाँ तो फ्लक्स जीरो था, यहाँ ला दिए, फिर फ्लक्स बढ़ गया ना। तो फिर हम लोग इसमें बोलेंगे इनिशियल फ्लक्स जीरो। अब फाइनल क्या हो गया? फ्लक्स बढ़ गया। बढ़ गया तो ऐसा करंट का फ्लो होगा जो पहले वाले फील्ड को अपोज करेगा। तो पहले का फील्ड इनवर्ड है तो करंट एंटी क्लॉक, यानी हमें नियम के अनुसार एरिया बाहर लेना चाहिए। तो बोलेंगे क्या? बी अंदर, एरिया बाहर, माइनस बी है। एवरेज ईएमएफ क्या होगा भाई? तो आप जान ही रहे हैं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाई टाइम। फाइनल फ्लक्स माइनस बी है, इनिशियल 0 बाई टाइम। देखो, अगर सही ढंग से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लोगे ना तो माइनस में वो खुद ही आता ही नहीं है एवरेज में, वो प्लस ही आएगा। हाँ, नंबर ऑफ टर्न n है। ठीक ना? फिर से वही तो आ रहा है, बी हमको मालूम है, एरिया, नंबर ऑफ टर्न, टाइम मालूम है, वही हो गया। एवरेज ईएमएफ निकल गया। अब सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है ना, देखो अभी इसके पास जो भी फ्लक्स है वो है, बाहर निकाले फिर यहीं ला दिए। तब तो सोचो, जो इनिशियल वही फाइनल, जहाँ से चला था वही इनिशियल और फाइनल फ्लक्स अगर सेम होगा तो जाहिर है एवरेज ईएमएफ तो जीरो होगी, कारण कि हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, दोनों जब सेम रहेगा तो जीरो हो गया। ऐसे सोचो, पहले यहाँ पर कॉइल रखा हुआ था तो जितना लाइन्स ऑफ फोर्स इसको क्रॉस कर रहा है, बाहर निकाले और फिर यहीं ला दिए तो फिर से उतना ही ना लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहा है, तो जाहिर है फिर से वही का वही फ्लक्स हो गया। यानी कि टोटल मोशन का जो पीरियड है जाने आने के, तो एवरेज बात करेंगे तो क्या हो गया? जीरो। लेकिन इसी क्वेश्चन में देखो, ये पूछता है ना कि ये बतलाओ, अगर इसका रेजिस्टेंस R हो, इस कॉइल का रेजिस्टेंस R हो और इसको हम फील्ड से बाहर निकाले तो बतलाओ कितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा? तो देखो, कुछ ज़्यादा नहीं करना, पहले पूछेगा ना, बतलाओ ड्यूरिंग इट्स रिमूवल, जब इसको बाहर निकाले तो कितना हीट प्रोड्यूस हुआ? तो बोलेंगे पहले करंट निकाल लो, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस करो, करंट निकल गया, और आई स्क्वायर RT करो, हीट निकल गया। बस। फिर कहेगा अच्छा ड्यूरिंग रीस्टोरेशन, वापस ला दिए, बोलेंगे वापस ला दिए तो फिर भी करंट निकाल लो,
EMF बाई रेजिस्टेंस, वही तो करंट आएगा, फिर से वही हीट प्रोड्यूस हो जाएगा I²RT। कहेगा ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब जाने और आने में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो कुछ लोग कहता भाई एवरेज EMF 0 तो करंट 0 तो हीट 0, बिल्कुल नहीं। निकलने में हीट प्रोड्यूस हुआ, उतना हीट वापस आने में लगा, तो टोटल में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो दोनों को ऐड कर देंगे ना, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जितना हीट प्रोड्यूस आएगा दोनों को ऐड कर देना होगा, I² प्लस I²RT। I² हो गया रिमूवल के लिए, फिर I²RT हो गया रीएस्टोरेशन के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी लिख लिया जाए। आइए अब इस क्वेश्चन को देखें। कह रहा कि अ कंडक्टिंग लूप ऑफ एरिया 5 cm² is placed in a magnetic field which varies sinusoidally according to this equation। ठीक ना, एक कंडक्टिंग लूप है जिसका एरिया दिया हुआ और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना साइनोसाइडली वेरी कर रहा। B0 का वैल्यू दिया है 0.20 टेस्ला और ओमेगा दे दिया है 300/सेकेंड। कह रहा है द नॉर्मल टू द कॉइल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो कॉइल है, इस कॉइल पे जो नॉर्मल है, जैसे कॉइल है इसका एरिया वेक्टर इधर हुआ ना, एरिया वेक्टर प्लेन के नॉर्मल बोले ना, कॉइल पे नॉर्मल मतलब समझ लेना ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके नॉर्मल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री। ठीक, पूछा क्या जा रहा है आपसे, तो पूछा जा रहा है कि बतलाओ मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF क्या हो। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न जो है नहीं दिया हुआ, इसका मतलब सिंगल नंबर ऑफ टर्न है, सिंगल टर्न का कॉइल है, मतलब समझो एक सिंगल लूप है, सर्कुलर लूप। ठीक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो B एरिया यानी BA cos 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है ना, cos 60 1/2 हाफ। B कितना, तो B तो लिखा हुआ है B0 साइन ओमेगा t इंटू एरिया, यानी हाफ B0A साइन ओमेगा t। अगर इसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न भी दिया रहता n है तो n से मल्टीप्लाई कर देते। देखो फ्लक्स आ गया ना, मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के टर्म में आ गया, तो इंड्यूस्ड EMF क्या होता है बोलो, तो जानते हो ना फैराडे लॉ से इंड्यूस्ड EMF होता है -d∅dt। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, हाफ B0A साइन ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन, ओमेगा बाहर माइनस कॉस ओमेगा t, इसी का ठीक है ना, एक मिनट जी, माइनस नहीं, कॉस ओमेगा t हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, और मैग्नीट्यूड लिख दें तो हाफ B0A ओमेगा कॉस ओमेगा t। कौन इसमें दिक्कत है, ये तो EMF का वैल्यू ना आया। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम EMF बतलाओ। तो देखो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो मैक्सिमम ये जब 1 हो जाएगा तो मैक्सिमम EMF हाफ B0A इंटू ओमेगा, यही हो गया मैक्सिमम EMF। क्या कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना, नहीं ना है, इसका वैल्यू 1 होगा। अगर इसमें ये पूछ रहा है कि बतलाओ इंड्यूस्ड EMF क्या होगा जब टाइम इतना हो, तो बस टाइम का वैल्यू रख देंगे। देखो वैल्यू तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, B0 का A का है कि नहीं, B0 का तो भाई V0 कितना दिया है, तो 0.20। एरिया कितना दिए हुए है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। थोड़ा सोचो, सेंटीमीटर स्क्वायर है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में हो जाएगा,
और ओमेगा कितना है जी, तो ओमेगा 300। बस अब इसी को सॉल्व कर लो ना, कितना आ रहा है देख लो ना। 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 1 हो गया, 0.20 में 5 से 1 हो गया, यानी 150 10 टू द पावर -4 वोल्ट। या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट, मतलब 15 मिली वोल्ट। सही ना हो गया। अब इसी में कह रहा है कि ये बतलाओ टाइम जब इतना होगा तब ईएमएफ क्या होगा, तो बस टाइम का वैल्यू तो रखना है ही, इसका कैलकुलेशन तो कर ही चुके हैं, ओमेगा और टी पुट कर देना है। तो पहले तो आप इसको लिख देखिए। अब इसी का जो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जब टाइम का वैल्यू π/900 सेकेंड होगा तब बतलाएं ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो हाफ B0 हो गया 0.20 एरिया। अच्छा खैर ये भी करने की ज़रूरत नहीं, इस एक कैलकुलेशन तो हम लोग कर चुके हैं ना। हाफ B0 ओमेगा 15 इंटू 10 टू दी पावर -3 आता है, तब 15 इंटू 10 टू दी पावर -3 कॉस ओमेगा टी, ओमेगा हो गया 300 और टाइम हो गया π/900, तो 15 इंटू 10 टू दी पावर -3। देखिए तो ये कितना हो गया, cos π/3 यानी cos 60 डिग्री, यानी 1/2 यानी 7.5 मिली वोल्ट। चलिए नोट कर लो। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर हैज 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। ध्यान से देखो जी, कह रहा है एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है ना, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 100 दिया है, 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, लेकिन हमको पर मीटर चाहिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा टर्न्स पर मीटर। चलिए एन तो निकल गया। अब कह रहा है क्या कि इसके इन साइड में एक कॉइल को रख दिया और इस कॉइल के रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको A0 बोल दे रहे हैं, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल में वो कितना है जी, तो 100, ठीक ना। सोलेनॉइड के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया और उसके अंदर में एक कॉइल को रख दिया। साथ में ये दे दिया है कि ये जो कॉइल है इसका रेजिस्टेंस 20 ओम। तो देखो जान रहे हो सोलेनॉइड में मान लो अगर इस तरह से आई करंट का फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0 μ0 तो मालूम रहता ही है, एन का भी वैल्यू दे दिया है। देख लो क्वेश्चन में क्या इलेक्ट्रिक करंट भी दिया है, तो क्वेश्चन में ये तो नहीं दिया है, केवल ये कह रहा कि सोलेनॉइड में जो भी करंट का फ्लो हो रहा था अगर उसके डायरेक्शन को उल्टा कर दें, ठीक ना, करंट का फ्लो ऐसे हो रहा था अगर उल्टा कर दें तो देखो जी
करंट अगर इस तरह से है तो फील्ड इधर है, अगर करंट ऐसे हो जाए इधर आने लगे तब मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा, यानी फील्ड का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो कह रहा है क्या, इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए हैं, तो बतलाओ करंट का जब डायरेक्शन बदलेंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा। याद करो पहले भी सिखाए हैं कि जब भी फ्लो ऑफ चार्ज पूछे ना तो वैसे तो रूल है I इंटू टी करो, लेकिन वो सब भी नहीं, एक सिंपल मेथड सिखाए थे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, काम हो जाता है। तो सोचो अगर हम लोग इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स देखें इस कॉइल के थ्रू, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो B पाई ए स्क्वायर इंटू ए, फील्ड भी इधर एरिया भी इधर, इनिशियल फ्लक्स इतना होगा। और जब करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, सोचो करंट के डायरेक्शन को जब हम लोग रिवर्स कर दें तब एरिया तो वैसे ही रहा, फील्ड उल्टा हो गया, तब फील्ड इधर एरिया वेक्टर इधर, तो माइनस बी पाई ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक, अब जो है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर देखें, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, फाइनल हो गया माइनस बी पाई ए स्क्वायर इंटू ए, इनिशियल हो गया बी पाई ए स्क्वायर इंटू ए। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर मैग्नीट्यूड देखें तो 2b पाई ए स्क्वायर इंटू ए। चलो जी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकल गया। अब अगर पूछा जाए कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, तो देखो जो ट्रिक सिखाए थे ना उसको डायरेक्ट फॉलो करो, पहले ये सब काम किए। फ्लो ऑफ चार्ज जब भी पूछे ना इंडक्शन में फ्लक्स चेंजिंग के कारण, तो ज़्यादा कुछ देखना ही नहीं है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देना, काम खत्म। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम है 2b पाई ए स्क्वायर एन, रेजिस्टेंस मालूम है। सब क्वेश्चन में वैल्यू देखो, b के जगह क्या लिखेंगे, देखो यहाँ कर दे रहे हैं 2b हो गया म्यू नॉट एन आई पाई ए स्क्वायर एन डिवाइडेड बाई आर। देखो तो इसमें क्या अननोन है, 2 तो मालूम, म्यू नॉट मालूम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ सोलेनॉइड का मालूम है कि नहीं, देख लो तो। अच्छा, करंट भी सोलेनॉइड का दिया हुआ है ही 5 एम्पियर, तो आई का भी वैल्यू मालूम। ये जो है अंदर के कॉइल जो है उसका रेडियस है, वो भी मुझे मालूम है 1 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न कॉइल का मालूम है 100, यानी कि अब आपको वैल्यू पुट करना है ना। तो अच्छा पहले लिखे तो वैल्यू ही पुट कर दे रहे, तो आइए वैल्यू पुट कर लिया जाए। 2 म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन अभी आप निकाले थे 10⁴ टर्न्स पर मीटर, देख लीजिए अभी जस्ट मिटाए हैं उसको। आई का वैल्यू 5 एम्पियर, पाई तो आप समझ ही रहे 3.14, या पाई को पाई ही रहने दें, क्योंकि पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर करेंगे तो लगभग 10 के इक्वल हो जाता है। ये जो है 1 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल दिया, उसका होल स्क्वायर, और एन जो है वो 100 दिया हुआ, और रेजिस्टेंस दे दिया गया है 20। ठीक है, देखो जी, ये पाई 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 स्क्वायर जो है ना लगभग 10 होता है, 2 हो गया 20, तो 20 कैंसिल, यानी 2 पाई स्क्वायर बाई 20, समझो ये गायब हो गया, बचा कितना 4 इंटू 5
20। और अब देख लो 10 पर पावर का काम करो, 10 टू दी पावर -7 और 10 टू दी पावर 4 यानी 10 टू दी पावर -3। यहाँ है 10 टू दी पावर -4 तो -7 हो गया, है ना। इंटू 10 टू दी पावर 2, 100 है ना, तो 10 टू दी पावर 2, तो बतलाओ 10 टू दी पावर 2 कितना हो गया जी, तो जाहिर है 10 टू दी पावर -5 आ गया। देख लो अब जो है ये टर्म तो गायब हो गया, 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 कूलम, बस यही तो आंसर है ना। जब भी फ्लक्स चेंजिंग के कारण पूछे ना फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, नोट करें। देखिए क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर लूप, ठीक ना, इसका साइड लेंथ दिया हुआ है a, जाहिर है स्क्वायर है, सब साइड तो इक्वल होगा। मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया और फील्ड जो है ना इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, फील्ड इनवर्ड में मान लो फिगर में बनाया हुआ है। कह रहा अब इसके इस दोनों एंड को हम पुल करने लगे, खींचने लगे u वेलोसिटी से या v वेलोसिटी से, जो कहो, दोनों एंड को हम पुल करने लगे। तो सोचो दोनों एंड को खींचोगे तो ये तो पतला होते जाएगा ना, तो यानी एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ डेवलप हो नहीं, और वो ईएमएफ कैसा होगा, तो इस तरह के करंट का फ्लो कराएगा जो एग्जिस्टिंग फील्ड को सपोर्ट करे फ्लक्स जब घटता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी ये जो एंगल 90 डिग्री है, इसको अगर हम पुल करते हुए, जैसे देखो इसको पुल करते जाएंगे तो ये एंगल कम न होते जाएगा, ये दोनों एंगल बड़ा होते जाएगा और ये एंगल घटते जाएगा। तो कह रहा ये एंगल जब 60 डिग्री हो जाए तब बतलाओ ईएमएफ क्या हो। ठीक, देखो जी इसका अगर नाम दे दें PQRS, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड induced EMF at the moment when angle PQR is 60 degree। एंगल PQR क्या हो गया, 60 डिग्री। थोड़ा सोचो तो बढ़िया से जी, बढ़िया से सोचो एकदम जम के। ठीक ना, तो ये पूरा एंगल जब 60 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30, यानी कि और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। समझ लो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं, समझ लो वही बात। सोचो तो इसको हम खींचते जा रहे हैं तो एरिया बदलते जा रहा, फ्लक्स बदलते जा रहा, फ्लक्स में जब चेंजिंग होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो x, ये अगर y है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स हो गया B डॉट एरिया, B इनवर्ड तो एरिया भी इनवर्ड ही है, BA cos 0। देखो तो B है, क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, B कांस्टेंट है, B का वैल्यू फिक्स है, खींच रहे हैं तो एरिया बदल रहा है। एरिया क्या लिखें जी, तो देखो इस ट्रायंगल का एरिया देखें तो हाफ XY, और ऐसा ही ना 4 ठो ट्रायंगल है, जैसा ये ट्रायंगल वैसा ही है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया 2BXY। Y कैसे निकालें, तो x² + y² a²,
तो 2b एक्स वाई, वाई हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जी, फ्लक्स जो है ना एक्स के टर्म में निकल गया और एक्स जो है ना वो बढ़ते जा रहा है, एक्स का बढ़ने का रेट भी है, एक्स जो इंक्रीज कर रहा है उसका रेट है भी, यानी कि उसका dx/dt का वैल्यू है भी। तो ठीक, हमसे पूछा जा रहा है ईएमएफ तो बताइए, उस समय बताइए जब ये एंगल 30 हो जाए या पूरा एंगल 60, खैर वो सब भी बात करेंगे, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना हो तो आप जान रहे हैं कि इसी को डिफ्रेंशिएट करना, हमको तो मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है। वैसे आप -d∅/dt निकालें, जो स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करें उससे कोई दिक्कत नहीं है। -2b, देख लो जी, u इंटू वी है, दो वेरिएबल है, तो x का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dx/dt, और इसको ज्यों कहते हो छोड़ दो, अगले स्टेप में x को छोड़ दो और इसको डिफ्रेंशिएशन करो, तो रूट का तो डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर हो गया 0x स्क्वायर 2x dx/dt। ठीक, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो -2b dx/dt को तो v बोलते हैं, v √a² माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो तो क्या आ गया जी, 2 कैंसिल, -x² इंटू वी, नीचे हो गया a² माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तो कुछ कॉमन भी आ रहा है क्या, तो -2b भी, नीचे तो हो गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे a² माइनस एक्स स्क्वायर में, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, क्या होगा, तो क्या करें, a² माइनस 2x स्क्वायर, a² माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब x के जगह क्या पुट करें, तो सोच लो, यही ना x है, अगर ये a है, ये थीटा है, तो a cos थीटा होगा ना, a cos थीटा, और क्वेश्चन में कह रहा है टोटल एंगल 60 जब होते ही 30, थीटा के जगह 30, यानी कि a cos 30, यानी x के जगह √3/2 इंटू a। चलो जी, x का वैल्यू पुट कर दो, बनेगा, और क्या, अब तो जगह मेरे पास तो है नहीं, तो पहले तो आप लिख लीजिए, तो वैल्यू पुट करते हैं। तो आइए, x के जगह हम लोग √3/2a रखते हैं, तो -2bv a² माइनस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे 3/4 a² डिवाइडेड बाई a² माइनस 3/4, x के जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो 3/4 a, x के जगह इतना रखते हैं। देखो तो कितना आ गया, -2bv, ये बाई 2 हो गया, देखो तो 2a² माइनस 3a² यानी -a²/2, और यहाँ देख लो a²/4 है, तो ये हो गया a/2। देख लो, ये 2 और 2 गायब, एक a गायब, माइनस माइनस प्लस। देखो सही कन्वेंशन से चलने पर, मेथड जब फॉलो करोगे ना, गारंटी है ईएमएफ पॉजिटिव आएगा। कुछ लोगों को निगेटिव इसलिए आ जाता है क्योंकि एरिया वेक्टर वो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ना लेकर के अपने मन से जो है कोई ले लेते हैं, हालांकि वो भी मेथड गलत नहीं। तो आ गया देखो 2BAV, यही आंसर होगा। तो
देखिए अभी तो हम आपको बिल्कुल बेसिक बात सिखाए हैं, ज़्यादा टाइप्स नहीं सिखाए हैं। अभी हमको कुछ मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड सिखाना है। मोशनल ईएमएफ में भी रॉड वगैरह कुछ रोटेट करे, उससे ट्रांसलेट करे, कोई लूप ट्रांसलेट करे, इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन को बतलाएंगे, लेकिन इस क्लास में इतना ही बतलाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।